यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर जो 7 है, जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के एक नए टॉपिक को लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो है वो कवर किए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के एक नया टॉपिक, जिसका नाम है बार ग्राफ। अगर बात करूंगा बार ग्राफ का, तो बार ग्राफ के अंदर टोटल मिला के 3 तरह के जो है वो क्वेश्चन इमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम बार ग्राफ की अगर बात करें तो 3 तरह के बार ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों के 3-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, तो टोटल मिला के 9 क्वेश्चन हो गए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 अगले लेक्चर में और 3 उससे अगले लेक्चर में। अब पूरा का पूरा बार ग्राफ का टॉपिक अपना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ जी। वैसे मेजॉरिटी पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन आते हैं आपके टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल के और पाई चार्ट के, बट अभी रीसेंट ट्रेंड टेबल का चल रहा है बेसिकली, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिलेबस के अंदर बार ग्राफ भी है, पाई चार्ट भी है, टेबल भी है, तो इसीलिए छोड़ के कुछ भी जाने का नहीं है। अपने को बार ग्राफ जो है वो भी करना है, ताकि अपने को ये पता हो कि पेपर के अंदर अगर मान लीजिए बाई चांस अगर पेपर में बार ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसकी सारी टेक्निक जो है वो अपने को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, जब हमने कितने सारे डीआई के क्वेश्चन भी करे तो टेक्निक जो है उसके अंदर थोड़ी सी कम लगती है। बेसिकली जो मेन चीज होती है वो है आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर आपको ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर्ली आती है, ठीक है, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, देन उसके बाद डीआई के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ होती है डीआई के अंदर जो रोल प्ले करती है, डेट इज जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, पहले उसके आंसर को खोजना शुरू कर देते हैं। वो सबसे गलत चीज़ होती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, ये सब आप देखें, देन उसके बाद में अटेम्प्ट करें। जब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आधा आपका जो है वो सॉल्यूशन तो वैसे निकल जाता है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। उसके बाद तो कुछ एक चीजें हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्टली हम बता देंगे। ओके, हाँ जी। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का नाम है बार ग्राफ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप भी अपकमिंग दिसंबर 2021 या फिर जून 2022 के अंदर जो एंटी-नेट का पेपर होना है, तो अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग उसका जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों के वीडियो लेक्चर। जैसे ये वीडियो लेक्चर है, इसी तरीके से आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम डीआई कर रहे हैं तो ये हमारी डीआई के डेटा इंटरप्रिटेशन का बुकलेट है। जैसे आप टीचिंग पढ़ेंगे तो टीचिंग की सेपरेट बुकलेट है। तो पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट्स है तो 10 यूनिट की 10 बुक्स हैं। पेपर 2 में 10 यूनिट है तो 10 यूनिट की 10 बुक है। तो टोटल मिला के आपको जो है, अगर आपका कॉमर्स है तो 20 किताबें मिलेंगी। अगर आप ओनली पेपर नंबर 1 लेना चाहते हैं तो आपको 10 किताबें मिलेंगी। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमने नीचे नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, बार ग्राफ। आप आएंगे अपने बुक के पेज नंबर 43 पे। अगर बात करूंगा बुक के पेज नंबर 43 पे, तो वहां पे आपको टॉपिक मिलेगा बार ग्राफ का। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं ग्राफ एंड डायग्राम। अगर बात करेंगे ग्राफ को, डायग्राम का, आर वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग मेथड है यूज फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा। आपको मैंने बताया भी था कि डेटा को हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में डेटा को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब डेटा को प्रेजेंट आप करोगे, देखो फैक्ट एंड फिगर्स में भी कर सकते हो, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर मान लो आपने डेटा को जो है वो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया, या फिर अगर आपने डेटा को जो है वो डायग्राम फॉर्म के अंदर जो है वो क्या किया, प्रेजेंट किया, तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही इजी हो जाता है। मतलब कोई भी लेमैन, कोई भी जो आम इंसान जो है उसको इजीली उसको क्या समझ लेता है। They give us a bird eye view of the entire data and therefore the information presented is easily understood। तो वैसे आपको मैंने बताया भी है कि अगर डायग्राम या ग्राफिकल फॉर्म के अंदर अगर हम डेटा को देते हैं तो उसको समझना थोड़ा सा जो है वो क्या अंडरस्टूड भी रहता है, इजीली रहता है। आगे, टेबल हैव द एडवांटेज ऑफ डिपिक्टिंग द डाटा प्रिसाइसली व्हाइल द ग्राफ गिव ओनली एन अप्रोक्सीमेट आइडिया। हाँ, ये खास बात है कि ग्राफ के अंदर या फिर आपके डायग्राम के अंदर जो है बेसिकली आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है वो मिलता है। एकदम कंक्रीट डिसीजन जो है आप उसके बेस पर नहीं ले सकते हो। हाउएवर, जबकि ग्राफ आर मोर विविड इन डिपिक्टिंग द ट्रेंड एंड द कंपैरिजन। अगर ट्रेंड शो करना है आपने या कंपैरिजन दिखाना है 2 सालों का या 2 फैमिलीज का या फिर 2 बिजनेस हाउसेस का, तो उसके लिए बेटर मेथड जो है वो कौन सा रहता है आपका, डायग्राम या फिर ग्राफ मेथड रहता है।
आगे देन द एब्स्ट्रैक्ट फिगर इन द लेस देयर इज ए वैरायटी ऑफ द ग्राफ, अलग अलग तरह के जो है वो ग्राफ होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई, कॉम्बिनेशन, वेन डायग्राम और आपका ट्रायंगुलर बार ग्राफ हो गया, रडार ग्राफ हो गया। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर टोटल मिला के ये 3 चीज़ें हैं। वेन डायग्राम है लेकिन उसको पढ़ेंगे LR के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। फिलहाल के लिए अपने DI के अंदर ये 3 है, एक है बार ग्राफ, एक है लाइन ग्राफ और एक कौन सा, पाई ग्राफ। ओके हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा, बार ग्राफ। बार ग्राफ की बात करूंगा तो बार बेसिकली क्या है, जैसे आपने देखा होगा बार कुछ इस तरीके का होता है, आपने बचपन में मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा, ये कुछ ऐसा, ये बार होते हैं कुछ, ये आपको डेटा दे रखा होता है, मान लो ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ये आपको ऐसा डेटा जो है वो देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं बार। तो बार बेसिकली जो है वो क्या होता है, एक थिक लाइन है जिसकी विड्थ जो है वो शोन मेयरली फॉर अटेंशन, मतलब ये जो है ना इसकी चौड़ाई, इसका कोई खासा यूज नहीं होता। मेन चीज बार के अंदर जो है वो होती है उसकी लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितना शो कर रहा है, ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चौड़ाई जो है वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। बोलता है हुज विड्थ, जिसकी विड्थ जो है इज शोन मेयरली फॉर द अटेंशन, दीज आर रियली जस्ट वन डायमेंशनल एज ओनली द लेंथ ऑफ द बार मैटर एंड नॉट द विड्थ। बार्स में भी हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं या वर्टिकल, जैसे आपने ये देखा तो ये वर्टिकल बार हैं, कुछ बार ऐसे भी होते हैं इस तरीके के, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल बार भी बोलते हैं। आगे द रिस्पेक्टिव फिगर रिटन एट द एंड ऑफ ईच बार, जब बार एंड होता है तो उसके एंड पे जो रिस्पेक्टिव फिगर लिखी होती है टू फैसिलिटेट इजी इंटरप्रिटेशन, उससे आप जो है वो उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज द फिगर आर रिटन ओनली ऑन द पैरेलल एक्सिस। क्लियरली इन दिस मेथड ऑफ द डेटा प्रेजेंटेशन द आइडिया इज द डेटा इज प्लॉटेड ऑन द एक्स पे और वाई एक्सिस पे जो है उसको शो किया जाता है। अगर बात करूंगा मैं किसका, बार का, तो बार बेसिकली 3 तरह की होती है। अब यहाँ पे आप देखें, दे हैव वन एडवांटेज ओवर द लाइन ग्राफ, दे आर मच एक्यूरेट सिंस दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरपोलेशन एंड द एक्सट्रपोलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन दिस फॉर्मेट, मतलब बार ग्राफ के थ्रू जब आप डेटा को क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, मेक्स कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, उसके बेस पर आप वेरियस पैरामीटर के अंदर जो है वो कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया भी है आपको। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ बार ग्राफ जो अपने को पढ़ने हैं। 3 तरह के जो है वो बार ग्राफ है जो अपने को एग्जाम के लिए जो है वो पढ़ के जाने हैं। एक तो होता है सिंपल बार ग्राफ, ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा बना के भी दिखाया, ये है आपका कौन सा, सिंपल बार ग्राफ के अंदर जो है वो आपको जो है वो डेटा मिलेगा, ठीक है, और वो सिंपल से आपको इस तरीके के जो है वो कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। एक होता है स्टैक्ड बार, या इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड या फिर कंपोनेंट बार ग्राफ। अब ये जो स्टैक्ड होता है या सब डिवाइडेड होता है, इसमें क्या होगा, एक ही बार ग्राफ होगा लेकिन एक बार के अंदर जो है वो उसको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया होगा। जैसे नीचे देखो आपको मिलेगा, ये ग्रीन है, मान लो इसको जो है वो x यूनिट से डिनोट किया गया, ये जो येलो है उसको मान लीजिए y यूनिट से डिनोट किया गया, रेड को जो है z से किया गया, इसको a से किया गया। तो इसको बोलते हैं स्टैक्ड बार या इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड या फिर कंपोनेंट बार। तो कंपोनेंट बार ग्राफ या फिर स्टैक्ड बार ग्राफ या सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो है ये कौन सा होता है, जिसमें एक ही ग्राफ को, एक ही बार को जो है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। और एक होता है क्लस्टर्ड या मल्टीपल। क्लस्टर्ड या मल्टीपल के अंदर कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें एक साथ आपको जो है वो 2 या 3 ग्राफ जो है, मतलब 2 या 3 बार देखने को जो है वो मिलते हैं। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं आप लोग क्या, क्लस्टर्ड या फिर मल्टीपल। तीनों के क्वेश्चन अपने को जो है वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तीनों के क्वेश्चन, तो अपने को तीनों को जो है वो तैयारी करके जानी है। 3 क्वेश्चन हर एक मेथड के जो है हमने इसमें बुक में डाले हैं, तो आप इसको करेंगे। आइए सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं किसका, सिंपल का, तो सिंपल बार ग्राफ के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल बार आपको देखने को मिलेंगे, ना तो उसके अंदर कोई डिवीजन होगा और ना ही उनके साथ में कोई एक्स्ट्रा बार दिया जाएगा। स्टैक्ड के अंदर वैसे बेसिकली क्या होता है, एक बार देख लो, स्टैक्ड के अंदर क्या रहेगा कि एक बार होगा, उस बार को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, मतलब वो बार जो है, जैसे ये 100% की वैल्यू है, अब इसमें अलग अलग चीजों को जो है वो क्या किया जाएगा, डिवीजन किया जाता है। और एक होता है क्लस्टर्ड या फिर मल्टीपल बार ग्राफ। ये कौन सा होता है, क्लस्टर्ड या मल्टीपल बार ग्राफ एक ऐसा बार ग्राफ होगा जिसके अंदर बेसिकली एक से ज्यादा बार जो है वो आपको दिए जाएंगे। ओके हाँ जी, चलो हम शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन आता है आपका सिंपल बार ग्राफ का। ये देखो जी, ये पहला क्वेश्चन आ गया। बोलते डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से 5 का, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली। नीचे आपको एक ग्राफ दिया हुआ, उसको बढ़िया तरीके से केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको क्या करना, स्टडी करना है और फिर आंसर करना है अकॉर्डिंगली। कुछ मैंने सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं इसके अंदर, तो आपको उसके हिसाब से बताना है। यहां पे आपको दिया गया बेसिकली अलग अलग कंट्रीज का बर्थ रेट। ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, बर्थ रेट, ठीक है, भूटान का, जापान का, नेपाल का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, इंडिया का और फ्रांस का। ये टोटल मिला के जो है वो कितने हो गए हैं आपके, 7 नेशन।
7 नेशन का आपको जो है वो दिया गया है क्या, बर्थ रेट। ठीक है, ये आपको डेटा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो देखा बर्थ रेट पर 1000 पे, और यहाँ जो है वो आपको दिया हुआ है क्या, इनके कंट्रीज के नाम। ओके, अब इनके बेस पर ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चन जो है उनको जो है वो क्या करना है, आंसर करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं दोबारा आपको बोल दूं एक बार, ये क्या दिया हुआ आपको, बर्थ रेट दिए हुए हैं वेरियस कंट्रीज के, तो इनको आपको एनालाइज करना है और इसके बेस पर 5 क्वेश्चन है और उनको क्या करना है, आंसर करना है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आता है, द बर्थ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 20% लेस देन दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखो, जिससे भी कंपेयर करते हैं वो हमेशा बेस फिगर रहेगा, मतलब वो हमेशा जो है वो नीचे आएगा। ओके, तो ये बोलता है कौन सी कंट्री का बर्थ रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से 20% कम है। तो सबसे पहले चेक करो ऑस्ट्रेलिया का जो बर्थ रेट है वो कितना है। तो अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट है कितना, 40। ओके, तो मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट दिखा कितना, 40। दूसरी कंट्री का बताना है जो ऑस्ट्रेलिया से 20% कम है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 40 है और ऑस्ट्रेलिया का 20% अगर मान लो मैं निकाल लूं तो कितना आ गया, 8। तो दूसरी कंट्री का कितना होगा, 40 में से 8 घटा दो तो बोले तो 32। तो कौन सी ऐसी कंट्री जिसका बर्थ रेट जो है वो 32 है, तो वो यहां पे आप देख लीजिए, ये देखो 32 किसका है, नेपाल का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, नेपाल। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, द बर्थ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, नीचे आपको कंट्रीज दे रखी हैं, इनमें से कौन सी कंट्री का जो बर्थ रेट है इस 20% लेस, वो 20% कम है, 20% कम है। किससे 20% कम है, ऑस्ट्रेलिया से। तो पहले तो ये देख लो ऑस्ट्रेलिया का कितना है, ऑस्ट्रेलिया का है जी 40, तो ऑस्ट्रेलिया से 20% कम है। तो ऑस्ट्रेलिया का पहले 20% निकाल लो, निकाल लिया, कितना आ गया, 8। तो ऑस्ट्रेलिया से 20% कम है, तो 40 में से 8 घटा दिए तो मतलब 32। तो कितना है दूसरी कंट्री का, 32 है। 32 किसका है, नेपाल का। ऊपर में चेक किया आपने बार ग्राफ में से, निकल गया आंसर। कितना सिंपल है ना जी सर। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंट्री हैविंग द हायर बर्थ रेट। अब ध्यान से समझिएगा, आपको बताना है रेशियो, क्या बताना है, रेशियो। रेशियो के अंदर बेसिकली क्या होता है, 2 नंबर होंगे, जैसे एक ए नंबर और एक बी नंबर, और इनके बीच में क्या रहेगा, रेशियो रहेगा, अनुपात आप निकालते बेसिकली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कंट्री हैविंग द हायर बर्थ रेट, शुरू में आएगा कौन सा, हायर बर्थ रेट वाली कंट्री, टू द नंबर ऑफ कंट्री हैविंग द लोअर, और यहां पे कौन सी आएगी, लोअर बर्थ रेट वाली कंट्री, देन द एवरेज। अब आपको यहां पे एवरेज नहीं दिया हुआ, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, एवरेज बर्थ रेट, और फिर एवरेज बर्थ रेट के बेस पर आप देखोगे कि कितनी कंट्री हैं जिनका बर्थ रेट जो है वो एवरेज से ज्यादा है, और कितनी ऐसी कंट्री जिनका बर्थ रेट जो है वो एवरेज से कम है, तो उनका नंबर जो है वो आपको रेशियो में लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको एवरेज बर्थ रेट निकालना हो तो क्या करते हो, एवरेज के लिए सर हम इन सभी बर्थ रेट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनके नंबर से। तो ये 7 कंट्री का बर्थ रेट दिया हुआ है, इन 7 को क्या करो, ऐड करो, और इनको डिवाइड करो किससे, 7 से। अब देखो ऐड करने का भी एक टेक्निक होता है, जैसे आपको देखा 30, 28, 32, 40, 66, 80, 60। ओके, अब इसको अगर आपको ऐड करना है तो कैसे, जैसे 30 है, फिर 28 और 32 कितना हो गया, 60, 60 और 30 कितना हो गया, 90। अब यहाँ 40 और 60 है तो ये कितना हो गया, 100, तो हो गया कितना, 190। 190 और 80 कितना हो गया, 270, और फिर 66 कितना हो गया, 336। तो टोटल मिला के ये कितना आ गया, 336। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो डिजिट्स ऐसी हैं जो इजीली ऐड हो रही है उनको आप मुजवानी ऐड कर लो, और बाद में जो फ्रैक्शन के अंदर है फिर उनको ऐड कर लो। ओके, हाँ जी। तो ये 336 अपॉन में 7 करूंगा तो आंसर मेरा कितना आ गया, 48। तो 48 इज माई एवरेज बर्थ रेट, ये मेरा क्या आ गया, एवरेज बर्थ रेट आ गया। अब आपको इसके बेस पर बताना है कितनी कंट्री ऐसी है जिनका जो बर्थ रेट है वो एवरेज से ज्यादा है, और कितनी ऐसी जिनका बर्थ रेट जो है वो एवरेज से कम है। क्योंकि क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा था, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कंट्री हैविंग द हायर बर्थ रेट टू द नंबर ऑफ कंट्री हैविंग द लोअर। तो अब आपका जो एवरेज बर्थ रेट है वो कितना आया, 48। अब देखो 48 से ज्यादा कितने की है, तो 48 से ज्यादा एक तो है यूएस, एक है आपका इंडिया, और एक है कौन सा, फ्रांस। और 48 से कम वाली देख लो कौन सी है, ये भूटान भी 48 से कम है, जापान का भी 48 से कम है, नेपाल का भी 48 से कम, ऑस्ट्रेलिया का भी 48 से कम। तो 48 से ज्यादा वाली कंट्री कितनी है, 3। 48 से कम वाली कंट्री कितनी है, 4। तो रेशियो क्या बनेगा, 3:4। ये देख लो, ज्यादा वाली है यूएस, इंडिया, फ्रांस, ये आ गया 3, और कम वाली ये 4 कंट्री, तो रेशियो क्या आएगा, 3:4। तो 3:4 ऊपर देखो है कहीं पे, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ओके, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरेज बर्थ रेट इज बाय व्हाट परसेंट ग्रेटर, कितना परसेंट ज्यादा है और लोअर देन द बर्थ रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बोलता है जो आपका एवरेज बर्थ रेट है वो ऑस्ट्रेलिया के बर्थ रेट से कितना ज्यादा या कितना कम है। देखो ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट जो है हमको मालूम है वो कितना है, ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट जो है वो है अपना कितना 40, ऑस्ट्रेलिया का कितना है 40, ओके। और जो एवरेज बर्थ रेट है वो कितना निकल गया 48, तो एवरेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। अब ये तो हो गया क्या एग्जैक्ट डेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फिगर, ओके। लेकिन आपको निकालना है किसके अंदर, परसेंटेज फॉर्म में, बोले तो रिलेटिव फॉर्म में। और जब परसेंटेज में निकालते हैं तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है वो हमेशा आता है ऊपर, ओके। और जो बेस है किससे लिंक में निकाल रहे हो वो आएगा हमेशा कहां पे, नीचे, ठीक है। तो ये देखो क्या बोलता है, द एवरेज बर्थ रेट इज बाय व्हाट परसेंट ग्रेटर और लोअर देन किससे, बर्थ रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे जो बेस है वो क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है जो एवरेज बर्थ रेट है वो ऑस्ट्रेलिया से कितना ज्यादा या कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितने परसेंट जो है वो ज्यादा या कम है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है। तो अब ये परसेंट पूछा ना इसने, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा 8 अपॉन में 40 इंटू में 100, तो कितना आ गया 20%। तो हम बोलेंगे हमारा जो एवरेज बर्थ रेट है वो वैसे तो 8 ज़्यादा है, लेकिन अगर परसेंटेज में बोलूंगा तो हमारा जो एवरेज बर्थ रेट है वो हमारा जो है वो 20% ज़्यादा है किससे, द बर्थ रेट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ओके। हाँ जी सर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द पेयर, आपको जो है वो क्या निकालने हैं, पेयर निकालने हैं। और द बर्थ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वल, ठीक है, मतलब कुछ कंट्रीज है उनका जो पेयर है आपको बताना है वो दूसरी कंट्री के भाई किसके जो है वो क्या है बराबर है, तो वो आपको जो है वो निकालना है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको ये जो अपना डेटा यहाँ पे था तो इधर अपना सिंपल सा वैसे निकल भी रहा है। देखो ये फ्रांस का जो है वो कितना है 60, और यहाँ पे 28 और 32, ये भी कितना आ गया 60 आ गया बेसिकली। तो जापान का और नेपाल का मिला के किसके बराबर है, फ्रांस के। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे जापान और नेपाल का मिला के जो किसके बराबर है, फ्रांस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4, ओके। हाँ जी, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो है क्या, द सम ऑफ द बर्थ रेट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड द फ्रांस इज हाउ मेनी टाइम, कितने गुना है द सम ऑफ द बर्थ रेट ऑफ द इंडिया एंड भूटान। देखो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का जो बर्थ रेट है वो कितने, ऑस्ट्रेलिया का है 40 और फ्रांस का है 60, और इंडिया का जो बर्थ रेट है वो 80 और जो भूटान का वो कितना 30। तो ये बोलते हैं बताओ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का जो बर्थ रेट है वो इंडिया और भूटान के बर्थ रेट से कितना परसेंट नहीं, कितना ज्यादा है कितना कम है, या उनका कितना टाइम्स है बेसिकली, ओके। अगर परसेंटेज होता तो इंटू में 100 होता, बट परसेंट नहीं पूछा, सीधा पूछा टाइम्स में। तो आपको क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इनका पूछा गया तो ये आएंगे हमेशा का ऊपर, और किसके कंपैरिजन पूछा गया, इंडिया भूटान, तो इंडिया भूटान का जो बर्थ रेट है दोनों का जो सम है वो आएगा नीचे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 100 अपॉन में 110, तो ये आएगा 0.909, अप्रोक्स करके कितना आएगा 0.91, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन को दोबारा एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ द बर्थ रेट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड द फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का जो बर्थ रेट है इज हाउ मेनी टाइम्स, वो कितने गुना है किसके, द सम ऑफ द बर्थ रेट ऑफ इंडिया एंड भूटान, इस इंडिया और भूटान के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का बताना है इंडिया और भूटान के कंपैरिजन में, तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का सम आएगा ऊपर, ये आ गया ऊपर, और नीचे आएगा क्या, इंडिया और भूटान का, ओके। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आएगा जी दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैक्ड के अंदर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। देखो दो अलग अलग सालों का आपको डेटा दे रखा है और एक ही बार के अंदर अलग अलग जो फिगर दे रखी है। आप देखिएगा, आप क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ाता हूं आपको। बोलता है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, द परसेंटेज ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2 ईयर। आपको यहां पे दे रखा है एक कंपनी है, ठीक है, उसने 2 अलग अलग सालों का, उस कंपनी के 2 अलग अलग सालों का आपको यहां पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 1996 का और 1997 का। 1996 का डेटा आपको यहां पे दिया हुआ है और कंपनी ने टोटल मिला के 1996 में 4.5 लाख कार जो है वो क्या करी है, मैन्युफैक्चर करी है, और 1997 के अंदर कंपनी ने जो है टोटल मिला के 5,20,000 कार जो है वो क्या करी है, मैन्युफैक्चर करी है। अब इसमें कौन कौन सी टाइप की कार है वो ये बता रखा है। देखो ये टाइप A B C D E, तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो मैंने सिंपलीफाई करने के लिए इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। देखो यहाँ पे टोटल 100 है, मतलब एक जो बार है उसके अंदर जो टोटल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 100 की। तो 100 के अंदर जो A टाइप की कार है वो कितनी है, ये देखो बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया कितना
15। तो मैंने इसको इस तरीके से जो लिख लिया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मतलब टोटल मिला के पूरे 1996 के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसके अंदर ओनली टाइप ए कार जो है वो कितनी है, वो 15% है। कितनी है, 15%। टाइप बी कितनी है, 25% है। टाइप सी कितनी है, 30%। टाइप डी कितनी है, 10। और टाइप ई जो है वो कितनी है आपका, 20%। ओके तो मैंने पूरे बार को पहले यहाँ पे जो है वो ये बार आपको दिया हुआ था, इसके अंदर अलग जो है वो डेटा दिया हुआ था, उसके बेस पर आपने जो है परसेंटेज लिख लिया। ओके फिर सेम मैंने कर लिया किसका, सेकंड का, मतलब 1997 के डेटा का। अब इसके बेस पर आपको जो है वो 5 क्वेश्चन के जो है वो क्या करने हैं, आंसर करने हैं। तो पहले तो दोबारा समझिएगा, ये है कौन सा, स्टैक्ड बार, जिसके अंदर जो है वो क्या किया हुआ है, आपने एक बार के अंदर जो है वो कई सारे डेटा जो है वो दिया हुआ है। ओके तो उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन जो है उनके क्या करने, आंसर। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे ईजी ट्रिक जो है वो क्या रहती है कि जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको पहले परसेंटेज फॉर्म के अंदर ले आओ। जैसे टोटल कितना है, 100 है, तो उसको परसेंटेज में ले आया। तो मैंने ए कार का ये कर लिया 15, फिर आगे 40 तक है, 15 से 40 तो कितना हो गया 25, फिर 40 से 70 है तो कितना हो गया 30, फिर 70 से 80 है तो 10, और 80 से 100 है तो कितना 20। सेम मैंने कर लिया 1997 का। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन का जो है वो आंसर करना है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ सी टाइप कार बिटवीन 1996 एंड 1997। अगर सी की बात करता हूं तो टाइप सी कार जो है दोनों के प्रोडक्शन के अंदर आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। ओके तो देखो 1996 के अंदर टोटल कार कितनी बनी थी, 4.5 लाख, और 4.5 लाख में से सी कितनी थी, 30%। कितना था, 30। तो 4.5 लाख का 30% कितना आ गया, 1,35,000। ओके हाँ जी। और 1997 में टोटल कार बनी थी कितनी, 520, और 520 में से सी टाइप का जो शेयर था वो कितना था, 25%। तो ये आ गया 520 का 25%, बोले तो 1/4। तो ये कितना आ गया, 31। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो आ गया कितना, 5000। तो आंसर जो आएगा वो कितना, 5000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इन द प्रोडक्शन, किसके, टाइप सी कार बिटवीन 1996 एंड 1997। तो 96 और 97 के अंदर जो है वो कार सी जो है, सी टाइप जो कार है उनके अंदर कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है तो उनके प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस है वो बताना है। तो करना क्या है, सिंपल, पहले निकालो 1996 में 4.5 लाख का 30%, 4.5 लाख टोटल कार बनी जिसमें से सी टाइप की कितनी थी, 30%, और 1997 में 520 बनी है जिसमें से उसका जो रेशियो वो कितना, 25%। इसके हिसाब से निकल के कितना, 5000। ओके हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है इफ 85% ऑफ द ई टाइप कार प्रोड्यूस इन 1996 एंड 1997 दोनों में, ठीक है 96 में और 97 में जो ई टाइप की कार बनी थी, अगर वो बीइंग सोल्ड बाय द कंपनी, उसमें से मतलब टोटल मिला के ई टाइप की कार जो बनी 1996 में और 1997 में, ठीक है जितनी बनी उनमें से 100 में से 85% जो है वो क्या हो गई हैं, सेल हो गई हैं। ठीक है देन हाउ मैनी, कितनी ई टाइप कार आर लेफ्ट अनसोल्ड, तो कितनी कारें अभी बाकी हैं। तो देखो 15% बाकी है। बेसिकली 1996 के अंदर जितनी भी कार बनी ई टाइप की 85% बिक गई, 97 के अंदर भी जितनी भी कार बनी ई टाइप की उसमें भी 85% बिक गई। तो कितनी बाकी है, 15% जो है वो दोनों साल की बाकी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा, 1996 के अंदर टोटल कितनी बनी है, 4.5 लाख, 4.5 में से जो है वो ई टाइप की कितनी है, रेशियो 20%। फिर 1997 में टोटल कितनी बनी थी, 520, उसमें से ई टाइप की कितनी थी, 10%। ये तो आ गया टोटल कार, ये आ गया 1,42,000। ये 1,42 टोटल बनी है, इनमें से 85% बिक गई, तो बची कितनी हुई है, 15। तो सीधा 1,42,000 का क्या निकालना है, 15%। अब 1,42,000 का 15% अगर आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे, 15% निकाले ना, तो पहले 10 अलग निकाल लो, 5 अलग निकाल लो। अब करने का सिंपल सा ट्रिक कैसे, 1,42 का 10% कितना आ गया, 14,200। ये तो सिंपल सा होता है। और 14,200 का आधा निकालोगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो 14,200 का आधा 7,100, ये आ गया 21,300। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब 142 आ गया आपका, इसको 15 से जो है वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। बट यहां पे थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं। तो शॉर्टकट के लिए क्या, 1,42,000 का अगर 15% अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या, 1,42 का 10 अलग निकाल लो, 5 अलग निकाल लो। तो 1,42 का 10% कितना आ गया, 14,200, और 1,42 का ही 5% कितना आएगा, तो वो क्या होगा, 10 का आधा कर दोगे तो 5 हो जाएगा। तो 14,200 का आधा कितना हो गया, 71। दोनों को ऐड करूंगा तो 21,300 मेरा आंसर आएगा। 21,300 इनमें से कहीं भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ओके हाँ जी। ये बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है इनके जो आंसर थे वो मिसप्रिंट हो गए थे, तो अब ये जो मैं करवा रहा हूं ये एकदम ओके हैं। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोलते इफ द नंबर ऑफ ए टाइप कार, जो ए टाइप की जो कार है जो 1997 के अंदर बनी है वो द सेम एज डेट ऑफ 1996, मतलब ए टाइप की कार जो 1997 के अंदर मैन्युफैक्चर की गई, इफ द नंबर ऑफ ए टाइप कार मैन्युफैक्चर्ड इन 1997 वाज द सेम एज डेट ऑफ 1996, व्हाट वुड हैव बीन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज शेयर इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1997। जैसे अब ये क्या बोल रहा है, बोलता 96 के अंदर जो कार बनी थी कौन सी, ए टाइप की, अगर उतनी ही कार जो है वो 1997 के अंदर बनी हो तो आपको बताना है कि उनका शेयर 1997 के अंदर कितना होगा। ओके अब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 1996 के अंदर जो है वो कितनी कार बनी थी। तो देखो ए टाइप का 1996 में कितना रेशियो था, कितना था, 15% था। हाँ जी, तो टोटल बनी कितनी थी, 4.5 का 15% ले लो पहले, तो ये आ गया जी 4.5 का 15%, ये कितना आ गया, ये 67,500। इसको भी वही सिंपल तरीका कैसे निकालोगे, 45, 10% 45,000 और 45 का आधा कर दो, 45 का आधा कितना हो गया, 22,500, ये आ जाएगा कितना, 67,500। ओके हाँ जी, तो 96 के अंदर टोटल मिला के कार कितनी बनी है ई टाइप की, 67500। बोलता है अगर 1997 में भी इतनी ही कार बनी हो तो बताओ इन कार का 1997 के अंदर जो है वो क्या रेशियो रहने वाला है। तो बोलता है लेट एज्यूम 1997 के अंदर प्रोडक्शन ऑफ कार ए भी कितना हुआ, 67500 हुआ। तो अब आपको रेशियो निकालना है। अब देखो 1997 में टोटल कार बनी कितनी है, 520 में से जो ये वाली है ये कितनी है, 67500। तो आपको इसका रेशियो जो है वो कंप्यूट करना है। तो कैसे निकालोगे, ऊपर आ जाएगा ये 67500 और अपॉन में क्या आएगा 520 इंटू में 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.9 और 12.9 अप्रोक्स करोगे कितना आएगा, 13%। ओके हाँ जी, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। ये क्या बोलता है क्वेश्चन बोलता है इफ द नंबर ऑफ ए टाइप कार, अगर जो ए टाइप की जो कार थी जो मैन्युफैक्चर किया 1987 में वो द सेम एज डेट ऑफ द 1996, मतलब 97 में जो ए टाइप की कार प्रोड्यूस हुई है वो उतनी ही है जो 1996 में थी। तो पहले निकालो 1996 में ए टाइप की कार कितनी थी, तो हमने यहां पे निकाल लिया 4.5 लाख टोटल 1996 में कार बनी, जिनमें से ए वाली थी कितनी, 15%, तो टोटल कितना आ गया 67500। बोलता है अगर इतनी ही कार 1997 में बनी है तो आपको यह बताना है कि 1997 के अंदर जो है एक टाइप की कार का रेशो कितना है। तो आप कैसे करोगे कि यही अगर सेम बनी है तो 5-20 में इसका रेशो निकालना है, ठीक है। तो जिसको भी कंप्यूट करना है वो हमेशा ऊपर आएगा, जिसके बेस जो जिसके कंपैरिजन में करना है वो हमेशा नीचे आएगा। तो 1997 की टोटल कार कितनी है, 520, वो आ गया नीचे, ऊपर आएगा 1997 में कितनी प्रोड्यूस की गई है ए टाइप की कार, वो वही है जो 1996 वाली थी, तो आ गया ऊपर 67500 अपॉन में 520। ओके अब इसको सोल्व करने का देखो वे जो है वो क्या, ये क्या बोलते हैं, 2 से तो 2 कट गया आपका, ये हो गया, फिर ये 2 से 2 कट गया। अब ये 52 को जो है वो इस तरीके से करना है। अब इसको करेंगे तो कैसे आएगा, सीधा भाई 52 1 पे चला गया, ठीक है। या अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करते हो ना तो भी आपका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 675 और ये 52, ये 1 पे गया 52, फिर ये आ गया कितना आपका 1 और 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 5। तो अप्रोक्सीमेट अगर जो है ये 52 जो है, मान लो अगर ये 50 होता तो 5 दिए 15, लगभग 150 आंसर आता, तो अप्रोक्स 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब 13 के आसपास है। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है वो सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी ट्रिक चलती है, तो बेसिकली ट्रिक यही होती है कि थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए जो है आपका माइंड अपने आप बोलेगा कि हाँ इसको और कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको डीआई करवाया तो मैंने वहां पे आपको कुछ 6-7 लेक्चर में एलिमेंट्री बातें बताई थी कि अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, तो उसको इजीली सोल्व करने के लिए जो है वो ट्रिक क्या होती है, तो उनमें से ये ट्रिक है आपका। ओके हाँ जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार वाज अ परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 1996 से 1997 वाज द मैक्सिमम। आपको यहाँ पे ए ई डी बी सी ये 5 तरह कैटेगरी की कारों का बता रखा है और बोलता है बताओ इनमें से कौन सी कार का जो परसेंटेज इंक्रीज है वो सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बताना है, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार वाज द परसेंटेज इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 1996 से 1997 में दी मैक्सिमम, वो क्या रहा, मैक्सिमम रहा। तो ए ई डी बी सी, अब मैं पहले एक बार दिखा दूं आपको, ये देखो AEDBC। हाँ जी, ए टाइप की कार का पहले बात करते हैं। ए 15 से 10 हुई, बढ़ा नहीं सर, ये तो बल्कि क्या हो गया, कम हो गया, तो ए तो आपका आएगा नहीं, ए तो आपका डाउन चला गया, बल्कि काउंट नहीं करना। बी 25 से 30 हुआ, तो मतलब कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा, क्योंकि बेस 25 है, 25 से 30 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। किसके बेस पर बढ़ा, 25 के बेस पर, तो ये आ जाएगा आपका 1/5। 1/5 का मतलब जो है वो कितना आ गया, 20%।
ठीक है जी। फिर सी की बात करें 30 से 25 हुआ, बल्कि क्या हो गया, कम हो गया, काउंट ही नहीं करना। फिर अगर बात करूंगा किसका, डी का, तो डी 10 से 25 हो गया, 10 से 25 तो बढ़ा, कितना बढ़ा, 15 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 15 बढ़ा 10 पे बढ़ा, तो ये कितना आ गया, इसको निकालेंगे तो 150% आ गया। और अगर बात करूंगा किसका मैं, ई का, तो ये 20 से 10 हो गया, बल्कि क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना। तो आंसर क्या, इन दोनों में से ये और ये, तो ये तो आता है कितना 20% बी वाला, और डी वाला आता है कितना 150, तो मैक्सिमम बताने तो आंसर क्या आएगा 150। मैंने ये सोल्व भी करके दिखाया यहाँ पे, ये देखो ए तो बल्कि बढ़ा नहीं, कम हो गया, ई भी क्या हो गया, कम हो गया, सी भी क्या हो गया, कम, डी बढ़े हैं, डी 10 से 25 हुआ, 10 से 25 हुआ तो कितना बढ़ा, 15 बढ़ा, किस पे बढ़ा, ये बेस तो ये रहेगा, हाँ जी, तो ये आ गया 150%। और बी भी बढ़ा है, 25 से 30 हुआ, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, 25 की वजह से बढ़ा, तो ये कितना आ गया 20% आ गया। तो दोनों में जो सबसे क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना 150, तो बोले तो डी। ओके, हाँ जी। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, आइए, बोलता है इफ द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ द बी टाइप कार इज 1997 वाज द सेम एज दैट ऑफ 1996। बोलता है अगर बी टाइप कार का जो प्रोडक्शन है जो 1987 में किया गया वो सेम है 1996 वाला, व्हाट वुड हैव बीन द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन 1997। तो बताओ 1987 के अंदर जो है वो कितनी कार जो है प्रोड्यूस की गई होगी। तो बोलता है इफ द परसेंटेज, अगर परसेंटेज जो प्रोडक्शन है बी वाला वो 1997 में वो कितना है, वो वही है जो 1996 वाला है। तो पहले ये चेक करो कि 1996 में बी टाइप की कार जो है वो कितना परसेंट बनी थी, और वही परसेंटेज है किस पे एप्लीकेबल है, 1997 पे। तो बस उसका रेशियो निकाल लो। आओ देखते हैं पहले बी वाली का, ये देखो बी वाली जो बनी थी 1996, ये कितना था 25%। 1996 के अंदर बी टाइप की कार जो बनी थी वो कितनी बनी थी 25। ये लो जी, आ जाओ, ये आ गया अपना बी वाली बनी थी कितनी 1996 में बी टाइप की बनी थी कितनी 25। और बोलता है अगर वही सेम रेशियो जो है वो रहे 1997 में 25% ही, तो बताओ कितनी कार बनी होंगी 1997 में। ठीक है, तो बोलता है व्हाट वुड हैव बीन द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस 1997। तो 1997 में टोटल कितनी बनी है 520। 520 का कितना 25%, क्योंकि ऊपर 1996 में कितनी थी 25 थी, वही रेशियो 1997 में भी, तो 520 का 25%। यहां बच्चा गलती क्या करेगा, वो बच्चा जो है वो क्या करेगा 4.5 लेगा 1996 वाला। अरे भाई इसमें क्या पूछ रहे हैं, बोलता है 97 में बताओ कितनी कार बनी होंगी। रेशियो लेना है 96 वाला, बट जो फिगर रहेगी वो तो कौन सी रहेगी 1997 वाले। तो 1997 में टोटल कार प्रोड्यूस कितनी हुई है 5,20,000। इसका 25% लेना है। 25% का मतलब 1/4, तो 52 का 1/4 जो है वो निकाल लो। ठीक है, तो वो आएगा कितना 13। तो 1,30,000 कार जो है वो टोटल मिला के प्रोड्यूस हुई है 1997 में। ठीक है, कौन सी टाइप बी। ओके, हाँ जी, इस तरीके से ये हो गया आपका सेकंड। आप करेंगे जी लास्ट इसका जो टाइप है डेट इज अ मल्टीपल वाला, जिसके अंदर जो है वो एक से ज्यादा जो है वो ग्राफ आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब एक से ज्यादा बार देखने को मिलेगा एक बार ग्राफ के अंदर। ओके, अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोलते द फॉलोइंग ग्राफ शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये नीचे ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको डेटा दिया हुआ है किसका, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, ऑफ द 6 कंपनी। 6 अलग अलग कंपनी का आपको सन 2001 का जो है वो क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इनकम भी दी हुई है, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। इसके बेस पर 5 क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को जो है वो क्या करना है, सोल्व करना है। दोबारा देखिएगा, बोला द फॉलोइंग ग्राफ शो द इनकम। जो ये ग्राफ है ये शो कर रहा है इनकम, और एक्सपेंडिचर निकाल रहा है किसका, 6 कंपनी का। ठीक है, 2001 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 6 कंपनी का इनकम भी है, एक्सपेंडिचर। जो ये आपका डार्क जो बार है ये है आपकी इनकम, और जो आपके लाइट बार है ब्लैंक बार ये है आपका क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी बता रखा है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट जो किसके बेस पर है, एक्सपेंडिचर के बेस पर है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इनटू में 100 अपॉन में एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मान लो m का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, m की इनकम कितनी है, या थोड़ा सिंप्लीफाइड अगर मान लो मैं निकालता हूं इसी के बेस पर मान लो। ठीक है, या इसका निकाल लो एक बार p का, तो p का सिंपल सा करके निकालते हैं। अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट निकालो तो कैसे निकलेगा, p की इनकम कितनी 120, एक्सपेंडिचर कितना 100, अपॉन में क्या आएगा 100, और इनटू में क्या आएगा 100। तो कितने, ये कैसे निकलेगा 20 अपॉन में 100 इनटू में 100, तो ये आ गया कितना 20%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा।
ओके आजकल एग्जाम के अंदर ये प्रॉफिट परसेंट वाले जो है ये इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन काफी पूछ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे निकालना होता है। तो आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कितने का, 6 कंपनी का आपको डेटा जो है ये दिया हुआ है और इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता दिया किसका, परसेंटेज प्रॉफिट का, कि अगर आपको कभी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो उसका फॉर्मूला क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू में 100। ओके हाँ जी चलो जी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैड द लीस्ट मतलब कम, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें क्या है लीस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आया है, कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस को आपको मतलब आपको प्रॉफिट या लॉस मतलब आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड देखना है, आपको ये बताना है कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट हो या लॉस हो जो सबसे कम आया है। ठीक है तो ये 5 कंपनी का आपको डेटा दिया हुआ है, इनके बेस पर निकालना है। आप जैसे एन का कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है पहले ये बताओ, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला जो है वो क्या था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू में 100। ओके तो अगर एन का निकालना तो पहले एन का देख लो एक बार, एन का इनकम कितनी है 32, एक्सपेंडिचर कितना 40, तो कैसे निकलेगा 32 माइनस 40 अपॉन में 40 इंटू में 100। तो ये क्या आ गया आपका माइनस का 8 अपॉन में 40 इंटू में 100, तो ये आ गया कितना माइनस का 20, मतलब ये लॉस है। लेकिन उसने सीधा बोल दिया, बोलता कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये है कि आपको जो साइन है उनको क्या करना है इग्नोर, साइन को क्या करना है इग्नोर। तो साइन को अगर इग्नोर करना है तो आपको बेसिकली यहां पे ये बताना है कि कितना मतलब किसका सबसे कम आया, इस तरीके से सबका निकालना। तो मैंने एन का निकाल लिया, अब आप पी का निकालेंगे। तो पी का ये देखो एक बार क्या 120, ये मैं निकाल के भी दिखाया था यहाँ पे, तो ये तो आगे कितना 20। आर का निकालो, आर की इनकम कितनी है 78, एक्सपेंडिचर कितना 60, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 78 माइनस 60 कितना आ गया 18 अपॉन में बेस 60 इंटू में 100, तो ये कितना आ गया 30। फिर एम का निकालो, एम का कितना था, इनकम देखिए 32, एक्सपेंडिचर 40, तो ये सॉरी एम का ये 80 और 70, इनकम थी 80 और एक्सपेंडिचर कितना 70, तो 80 माइनस 70 कितना है 10 अपॉन 70 इंटू में 100। और फिर क्यू का निकालो, क्यू का कैसे निकलेगा, इनकम जो है वो है कितनी 80 100, इनकम क्यू की कितनी है 100 और एक्सपेंडिचर कितना 80, तो कैसे निकलेगा 100 माइनस में 80 अपॉन में 80 इंटू में 100, तो ये निकाल लिया। अब इसमें सबसे आपको कम बताना है, सबसे कम जो है वो कितना आया एम का, कितना है 14.28, तो आंसर जो बनेगा वो एम आएगा। ओके तो आपको बताना क्या था इसके अंदर, आपको ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी है द लीस्ट परसेंटेज, इनमें से कौन सी कंपनी जो है उसका लीस्ट परसेंटेज है ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब साइन को आपको यहां पे कंसीडर नहीं करना है। ओके हाँ जी ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या आएगा एम। चलो जी नेक्स्ट बोलते हैं अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी पी एंड एस टुगेदर। बोलते हैं अगर पी और एस का प्रॉफिट और अगर आपको पी और एस को एक साथ लेके चलोगे तो बताओ दोनों का मिला करके जो है कितना उनका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो देखो वही बात है, पहले पी का और एस का दोनों का प्रॉफिट निकाल लो। तो पी का और एस का प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, पी का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना आएगा, बी का प्रॉफिट आ रहा है कितना 20 और एस का आ रहा है जी लॉस आ रहा है, और लॉस कितना आ रहा है 30 का, क्योंकि 95 इनकम थी, एक्सपेंडिचर कितना था 125, तो टोटल मिला के इनका जो है वो ओवरऑल क्या आया, ओवरऑल नुकसान आया कितने का 10 का। ओके अब बेस क्या लेना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट एक्सपेंडिचर, इसका 100 है और इसका 125, तो कितना आ गया 225, निकाल लो। ये देखो ये मैंने किया हुआ है, ऊपर क्या आ गया माइनस का 10 अपॉन में 225 इंटू में 100, मतलब ये लॉस है तो आएगा क्या लॉस, तो निकाल लो 10 अपॉन में 225 इंटू में 100, इसको अगर आप सोल्व करोगे आंसर क्या है 4.44। ओके हाँ जी सर चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय ऑल द कंपनी टुगेदर। अगर सभी का लेना हो तो कैसे करोगे, सभी का पहले प्रॉफिट ले लो अपॉन में सभी का एक्सपेंडिचर इंटू में 100, तो सभी कंपनी का प्रॉफिट ले लो, ये सभी कंपनी का प्रॉफिट लो जी। एम का प्रॉफिट आ गया कितना 10, एन का कितना आ गया नुकसान आ गया कितना 8, पी का निकाल लिया, क्यू का 20 का प्रॉफिट, आर का 18 का प्रॉफिट और एस का 30 का नुकसान। इन सबको क्या कर लो ऐड, ये सबको ऐड करोगे और फिर इनका जो एक्सपेंडिचर है वो ले लो। तो मैंने सबको ऐड किया, सबको ऐड करने पर मेरा ऊपर आ गया 30 अपॉन में सबका एक्सपेंडिचर, ये सबका एक्सपेंडिचर है, इसको जोड़ लो, ये आएगा 475 इंटू में 100, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आएगा कितना 6.32। कर सकते हो बोलो हाँ जी सर। वैसे आगे निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जैसे आपको निकालना है ये मान लो, तो ये कितना आ गया 3000
अब इसको निकालना 475, ठीक है। मान लो अगर ये 500 होता, अगर ये 475 की जगह इसको अप्रोक्स कर दूं 500, तो 500 इस पे किस पे जाता, 6 पे, लेकिन है कम तो सीधा ये 6 पे चला गया। तो आंसर लगभग सीधा इसको देखिए, क्योंकि इसके आसपास कोई और है नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। जब ऐसा हो, मान लो कि जो आंसर में डिफरेंस है थोड़ा ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट भी जो है अगर आपका आ गया तो वही आंसर होता है, आपको अलग से उसको पूरा का पूरा जो है सोल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द इनकम ऑफ द कंपनी क्यू, अगर क्यू कंपनी की इनकम जो है वो 25% से बढ़ जाए, इनकम, प्रॉफिट नहीं, इनकम की बात कर रहे हैं, 2001 में विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट अर्न्ड इन 2000 वाज 15%। तो बोलता है व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी क्यू इन 2000। तो आपको ये बताना है, अब दोबारा समझिएगा। बोलता है इफ द इनकम ऑफ द कंपनी क्यू इंक्रीज हुई है 25% से, मतलब 2001 के अंदर जो है कंपनी क्यू की जो इनकम है वो 25% से क्या हुई है, बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में, और जो प्रॉफिट अर्न किया गया 2000 में वो कितना था, 15% था। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी क्यू इन 2000। तो आपको बताना सन 2000 के अंदर जो है कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो देखो 2001 के अंदर इनकम जो है वो कितनी है, 100 सी। अगर बात करूंगा क्यू का, तो ये देखो क्यू कंपनी की अगर मैं बात करूं, ये देखो क्यू कंपनी की इनकम कितनी थी, 100, और एक्सपेंडिचर कितना था, 80, ठीक है। अब इसको लेके आओ यहाँ पे, ये क्यू कंपनी 2001 के अंदर क्यू कंपनी की जो इनकम है वो कितनी है, 100। हाँ जी, 2001 में कितनी होगी, अगर 2001 के अंदर 100 है और ये 25% बढ़ के आई है, ये 25% मोर है, किससे, 2000 से। मतलब सन 2001 के अंदर कंपनी की जो इनकम है वो 25% से बढ़ी है। ओके, तो ये जो 100 जो इनकम आई है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 125% की वैल्यू है। अगर हम देखें तो अगर मान लो सन 2000 का फिगर जो वो 100 होगा तो ये कितना होगा, 125% होगा। हाँ जी, तो 2000 के अंदर कंपनी की इनकम कितनी रही होगी, तो मैंने वो निकाल लिया। कैसे निकालूंगा कि ये 100 जो है, ये 100, ये 125% की वैल्यू है, तो डिवाइड 125 इंटू 100 करूंगा तो ये आ गया कितना, 80। ओके, तो ये इनकम जो है मेरी इस बार की इनकम जो है वो कितनी आ गई है, 80। अब बोलता है 2000 के अंदर जो है आपका प्रॉफिट जो है वो कितना कमाया था आपने, 15% था, ठीक है। तो ये जो और तो व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर। अब देखो आप जो प्रॉफिट लेके चलते हो हमेशा प्रॉफिट के लिए बेस क्या आपका एक्सपेंडिचर, जो भी बेस होता है उसको हमेशा 100% मानते हैं। हाँ जी, अगर एक्सपेंडिचर 100 है, ठीक है, और प्रॉफिट निकल के आया तो जो इनकम है वो क्या होती है, 100 प्लस में प्रॉफिट होता है। हाँ जी, प्रॉफिट कितना था, 15%, तो मतलब ये जो 80 की वैल्यू है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 115। तो इसकी 100% की वैल्यू निकाल लो। दोबारा बोलता हूं मैं, बोलता है इफ द इनकम ऑफ द कंपनी क्यू कंपनी की जो इनकम है वो 25% से बढ़ गई है 2000 में, मतलब सन 2000 के अंदर जो इनकम थी तो 2001 में 25% से बढ़ी है। तो 2001 में कितनी इनकम है सर, 2001 के अंदर तो इसकी 100 इनकम है, तो सन 2000 के अंदर कितनी होगी सर, 25% कम होगी। तो आप निकाल लो इसका, तो मतलब ये 125% की वैल्यू है, तो ये आ गया कितना, 80 आ गया। बोलो हाँ जी। अब ये अगर 80 आ गया, अब ये बोलता है कि 2000 के अंदर जो है प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने कितना, 15%। तो आपको निकालना है क्या, एक्सपेंडिचर। तो मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन ये जो 80 जो वैल्यू आई है, ये 80 क्या है सर, ये 80 है हमारी इनकम, और इनकम जो है वो क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में प्रॉफिट, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है उसके अंदर जो है वो क्या लिया हुआ है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ऊपर प्रॉफिट आ गया अपॉन में एक्सपेंडिचर, तो नीचे जो होता है वो मुझे 100% का वैल्यू होता है। तो ये अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो इनकम जो वो क्या होती है, 100 प्लस में प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से ये जो 80 है, अब ये 115% की वैल्यू है, तो आपको 100% निकालना है। तो कैसे करोगे, 80 अपॉन में 115 इंटू में 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी सर। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड इज द सेम इन 2000 इन परसेंटेज टर्म। बोलता है परसेंटेज के अंदर कौन सी ऐसी दो कंपनी है जिनका प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्या है, सेम आया। तो आप निकाल लो एक बार, ये देखो हमने निकाला था, ये अलग अलग कंपनी थी, इनका प्रॉफिट या लॉस जो है किसका सेम है, एन का और पी का। तो एन और पी का जो है प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों का क्या था, सेम था, 20-20%। तो ये आ गया एन और पी। ओके जी सर, ये हो गया ना। लो जी, ये हो गया अपना तीसरे टाइप के क्वेश्चन। तो तीन तरह के जो है वो बेसिकली बार ग्राफ के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक होगा आपका सिंपल, एक है आपका
जो स्टैक्ड वाला, और एक है कौन सा, मल्टीपल का। ओके, हाँ जी, तीनों तरह के हमने कर लिए। तो ये तो अपने बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब अगली क्लास के अंदर इनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक क्लास और लगाएंगे इनकी प्रैक्टिस के ऊपर, और फिर 3 क्लास के अंदर टोटल मिला के अपना ये जो बार ग्राफ का जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट, ये कंप्लीट होने पर फिर शुरू करेंगे अपना कौन सा, पाई चार्ट का। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया टॉपिक आज का, इसको कीजिए। बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली है, आपको सिंपल लगा, तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। कोई कमी लगी है तो वो भी हमको बताइएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही हमने कोई नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और आपकी तैयारी और भी बेटर। ओके जी सर, चलो ये कीजिए। बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।